तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था कि कल का लेक्चर होगा, मगर कल अपने कॉलेज की जो डायरेक्टर्स होते हैं आजीवन सभासद, उसमें एक आजीवन सभासद कल हमारे बीच नहीं रही है, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया, मगर आज से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं माधुरी, पल्लवी, खुशबू इन सभी को ऐड कर देता हूँ। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जो न्यू कंटेंट या न्यू कॉन्सेप्ट जो है एज पर आवर सिलेबस, वो थी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, क्या फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या आप में से कोई बता सकता है जस्ट शॉर्ट में, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बीओपी के बारे में? क्या आपको उस डिस्कशन का कुछ पार्ट या कुछ सेंटेंस वर्ड कुछ याद है कि हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, या बीओपी क्या है, ये किस लेवल तक आपको समझ में आया है? इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं फिर से इसको रिपीट कर सकूं। बोलिए, जो आप में से जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे वही बोलेगा यहाँ पे। किसे कहेंगे बीओपी? एग्जैक्ट बीओपी होता क्या है, ये क्या है, इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? श्रुतिका, श्रुतिका, श्रुतिका बोल दो आप बीओपी के बारे में। श्रुतिका, नहीं, पायल, पायल अनम्यूट करो खुद को। पायल, स्नेहा, पायल, स्नेहा, पायल। सॉरी सर, लास्ट लेक्चर अब्सेंट होते हैं। ओके, श्रुतिका, स्नेहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से इसको जस्ट 2 मिनट में रिवाइज कर देंगे। क्या है, इसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन में इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन करेंगे बीओपी क्या है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको बीओपी इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट। बीओपी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल या अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। जैसा कि बैलेंस शीट होती है, उसी प्रकार से बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ओके, उसी प्रकार से बीओपी भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट में क्या होता है? इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि बैलेंस शीट में अलग अलग कंटेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रकार से बीओपी में भी कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें किसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है? इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे बैलेंस शीट में एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ या कस्टमर के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार से बीओपी में जब एक देश दूसरे देशों के साथ जो कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उनका रिकॉर्ड जो होता है वो बीओपी में हम उसको लिखते हैं या उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं। यहाँ तो कुछ समझ में आ गया। तो बीओपी में जो दो पार्टीज होती है ट्रांजेक्शन की, वो कौन सी होती है? एक तो रेसिडेंट होता है, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मींस एक देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हम रेसिडेंट कहते हैं, और नॉन रेसिडेंट किसको कहेंगे? जो एक देश के अलावा दूसरे देश में जो लोग रहते हैं उनको हम नॉन रेसिडेंट कहेंगे। अब नॉन रेसिडेंट को समझने के लिए ऐसा सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि दूसरा देश।
दूसरे देश के लोग उनके साथ जब अपने देश के लोग कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ट्रांजेक्शन गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, फाइनेंशियल हो, कैपिटल हो, कुछ कोई भी प्रकार का यदि कोई ट्रांजेक्शन करता है किसी एक देश का नागरिक तो दूसरे देश के नागरिक के साथ, तो उसका ट्रांजेक्शन जो होता है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ठीक है। अब जिस प्रकार से किसी कंपनी में बैलेंस शीट क्रिएट करने का या प्रिपेयर करने का काम जैसे अकाउंटेंट करता है, उसी प्रकार से एक देश में बीओपी प्रिपेयर करने का या बीओपी जो स्टेटमेंट होते हैं उसे बनाने का काम जो होता है वो उस देश की सेंट्रल बैंक करती है, या उस देश की जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है वो काम करती है। अब हम इंडिया पर फोकस करें तो हमारी जो इंडिया की जो अपेक्स बैंक है या रिजर्व बैंक जो है वो है आरबीआई। तो हर एक देश की जो आरबीआई होती है, सॉरी रिजर्व बैंक जो होती है, वो बैंक इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का काम करती है। ओके, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आरबीआई अपनी रिजर्व बैंक है, तो आरबीआई अपना जो इंडिया का जो बीओपी है वो बनाने का काम करता है। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट होता है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसका भी टाइम ड्यूरेशन जिस प्रकार से बैलेंस शीट का टाइम ड्यूरेशन 1 साल का होता है, मींस 1 साल के लास्ट वाले दिन 31 मार्च को उस कंपनी की पोजीशन जिस प्रकार से हम बैलेंस शीट से जान सकते हैं, उसी प्रकार से बीओपी भी 1 साल में जितना कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है उस सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, जो जिसमें 1 साल का पूरा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका, 1 साल। जिस प्रकार से बैलेंस शीट का 1 साल होता है उसी प्रकार से ही बीओपी इसका भी टाइम ऑफ पीरियड जो होता है वो 1 साल का ही होता है। आप हर दम इसको बैलेंस शीट से कंपेयर करो। यदि आपको बैलेंस शीट वाला कंटेंट या पॉइंट प्रॉपरली आपको यदि पता है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो बीओपी के साथ, क्योंकि बीओपी और बैलेंस शीट में अधिक अंतर नहीं है, सिर्फ इसका जो स्कोप है वो अलग है। बीओपी ये स्पेशल रिलेट करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, मगर बैलेंस शीट जो होती है वो रिलेट करता है एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप कंपैरिजन करो। ठीक है, अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है तो हम कैसे कर सकते हैं, द बैलेंस शीट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट दैट समराइज ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 year. Okay, the balance of payment statement is an official document of a country which explore the entire international transactions information of a country. The main aim of BOP statement is to provide information and understand the international trade. अब ये जो बीओपी बनाने का मेन जो एम जो होता है, उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को समझना, इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करना, उसको पब्लिश करना, इस एम से इस बीओपी का प्रिपरेशन आरबीआई द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ओके, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो पार्ट्स है वो मैंने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस प्रकार से बैलेंस शीट को हम डिवाइड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, और ट्रायल बैलेंस भी होता है। ओके, तो उसी प्रकार से बीओपी को भी हम अलग अलग अकाउंट से डिवाइड कर सकते हैं, जिन अकाउंट से अकाउंट को मिला के बीओपी बनता है। तो ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं, उसमें सबसे पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट और तीसरा जो है फाइनेंशियल अकाउंट। इन 3 अकाउंट को मिला के ही बीओपी बनता है। और फाइनली जो फोर्थ वाला जो पार्ट है नेट एरर्स एंड ओमिशन, जिस प्रकार से हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं बैलेंस शीट में, उसी प्रकार से यहाँ पे नेट एरर्स एंड ओमिशन वाला पार्ट होता है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे हमें जस्ट इसकी कंसेप्चुअल बैकग्राउंड को हमें देखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जस्ट आपको यही याद रखना है। तो क्या इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट इंक्लूड होता है, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड होता है, उसके साथ फाइनेंशियल अकाउंट भी इंक्लूड होता है। तो ये बात तो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में।
अब जो नए थे उनके लिए भी मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया, तो समझ में आया होगा आपको बीओपी क्या है। फिर से 1 मिनट में मैं रिवाइज कर दूंगा। बीओपी क्या है? एक स्टेटमेंट है, उसमें क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है। कौन सी रिकॉर्डिंग होती है? जब एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो उसी ट्रांजेक्शन रिलेटेड इसमें रिकॉर्डिंग एंट्री होती है। टाइम क्या होता है? 1 साल का होता है। कौन प्रिपेयर करता है? रिजर्व बैंक प्रिपेयर करती है। हर एक देश की रिजर्व, जैसे इंडिया की आरबीआई उसी प्रकार से पाकिस्तान की आरबीआई होगी। ओके, पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक की वो प्रिपेयर करेगी। चाइना की जो फेडरल बैंक ऑफ चाइना है वो प्रिपेयर करेगी। अमेरिका की जो फेडरल बैंक है वो प्रिपेयर करेगी। तो ये प्रिपेयर कौन करता है ये भी समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होता है वो भी समझ में आया। 3 अकाउंट्स, करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ फीचर्स को हम याद करेंगे, क्योंकि फीचर्स हमें एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फीचर्स के बेस पर हम एमसीक्यू में यदि कोई क्वेश्चन आता है बीओपी रिलेटेड तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फीचर्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहला फीचर जो है, it refers systematic record of receipt and payments of a country with other countries। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ जो कुछ रिसीट एंड पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है वही रिकॉर्ड होता है इस स्टेटमेंट में। ओके, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें जनरली 1 साल का जो टाइम फिक्स होता है रिकॉर्डिंग का, वो 1 साल होता है। जैसे अब आप जनरली जब इसको प्रैक्टिकली जब देखोगे, जब आप आरबीआई का साइट पे जाओगे, उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो जब रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है तो उन रिपोर्ट को देखने के बाद ये हमें पता चलता है कि आरबीआई जो होती है वो बीओपी रिलेटेड जो डेटा होता है वो क्वार्टरली प्रेजेंट करती है। क्वार्टरली मींस हर 3 महीने के बाद प्रेजेंट करती है। 3-3 महीने का स्लॉट बना के वो डेटा को प्रेजेंट करती है, और आखिरी में साल के एंड के बाद जो 3-3 महीने मींस 4 स्लॉट में जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो प्रेजेंट किया है, उसी को कंपाइल करके वो एनुअली डेटा या एनुअली जो बीओपी होता है वो प्रेजेंट कर देता है। ओके, तो जब रिपोर्टिंग हम देखते हैं आरबीआई की साइट पे तो पता चलता है कि ये क्वार्टरली ही प्रेजेंट करती है। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जब हम इसको फिक्स टाइम ऑफ पीरियड 1 साल का मानते हैं, मगर एक्चुअल में आरबीआई जो होती है वो हर क्वार्टरली मींस 3 महीने के बाद इस डेटा को प्रेजेंट कर देता है अपने साइट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड जो फीचर है वो क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जिस प्रकार से बैलेंस शीट हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसी के आधार पर जो बीओपी बनाया जाता है वो भी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर ही बनाई जाती है। मींस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? यदि कोई एक ट्रांजेक्शन ऑकर होता है या हैपन होता है या क्रिएट होता है, एक ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसके 2 एंट्रीज होती है। जिस प्रकार से डीआरसीआर की एंट्री होती है उसी प्रकार से इस बीओपी में भी डीआरसीआर वाली एंट्री होती है। मींस एक एंट्री 2 साइड को अफेक्ट करती है। इसी बेस पर इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो आपको क्या याद रखना है? बीओपी जो प्रिपेयर करने का काम होता है वो किसके बेस पर होता है, किस सिस्टम के बेस पर होता है? तो वो होता है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज 4 टाइप्स। मींस ये जो बीओपी होता है इसके 4 अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। इसको टाइप्स भी आप कह सकते हो या पार्ट्स भी कह सकते हो। उसमें से सबसे पहला जो होता है वो करंट अकाउंट, जिसको मैंने सीए लिखा है, करंट अकाउंट। दूसरा जो होता है कैपिटल अकाउंट, जिसको फॉर्मूला के बेस पर केए लिखा जाता है। केए, के मींस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, मगर जब फॉर्मूला लिखा जाता है बीओपी रिलेटेड, कुछ इक्वेशंस लिखे जाते हैं, तब कैपिटल अकाउंट को के ए ऐसा लिखा जाता है। तो याद रखना के ए मींस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है एफ ए मींस फाइनेंशियल अकाउंट, और एन ई ओ मींस नेट एरर एंड ओमिशन। नेट एरर एंड ओमिशन, ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट होता है। नेट एरर्स एंड ओमिशन वो भी एक पार्ट है इस बीओपी का। इसलिए ये जो 4 पार्ट है, सीए, केए, एफए एंड एनईओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बीओपी के लिए। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अब इसका मीनिंग सबसे पहले जान लो कि बैलेंस शीट बीओपी जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करने के कारण ये बैलेंस्ड होता है। जिस प्रकार से बैलेंस शीट की डीआर साइड और सीआर साइड
मींस एसेट एंड लायबिलिटी साइड दोनों ही सेम होती है, उसको हम बैलेंस्ड कहते हैं। उसी के बेस पर बीओपी भी बैलेंस्ड होता है। मींस बीओपीपी सीआर साइड और डीआर साइड क्या होती है, सेम होती है। जिस प्रकार से बैलेंस शीट की एसेट एंड लायबिलिटी साइड सेम होती है, इसलिए हम बैलेंस शीट को बैलेंस्ड बैलेंस शीट कहते हैं। उसी प्रकार से हम बीओपी को भी एज अ बैलेंस्ड स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं, ये याद रखना। ओके, सीए इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन। सीए मींस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड किया जाता है। न केवल गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं, बल्कि सर्विस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब करंट अकाउंट को यदि आप डिटेल में जानने की कोशिश करोगे, तब करंट अकाउंट भी दो अलग अकाउंट से बनता है। वो कौन से दोनों अकाउंट है? वो है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको दूसरा अलग नाम है ट्रेड बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस, ये किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का पार्ट है। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, मगर गुड्स वाला जो पार्ट होता है करंट अकाउंट का, सिंगल वाला पार्ट जो गुड्स वाला होता है, उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड अकाउंट इंक्लूड्स ओनली विजिबल गुड्स ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही बात लिखी है कि करंट अकाउंट का जो दो पार्ट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें जो गुड्स वाला पार्ट होता है उसको बीओटी कहा जाता है या ट्रेड अकाउंट कहा जाता है। ट्रेड अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद हम बीओटी और ट्रेड अकाउंट इंक्लूड्स ओनली विजिबल गुड्स ट्रांजैक्शंस। बीओपी में ट्रेड अकाउंट भी इंक्लूड होता है, या बीओपी में ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये अलग अलग पार्ट्स है। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत अधिक हमें देखने को मिल सकता है। ओके, आगे ये जैसे जैसे हर एक कंटेंट एक्सप्लेन होगा, ये जो कंफ्यूजन है ये आपका दूर होते जाएगा। मगर इस पॉइंट पे आपको यही याद रखना है कि करंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स वाला जो पार्ट होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, जिसमें जस्ट विजिबल गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर का फीचर्स हम देखेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। यहाँ पे इंडिया रिलेटेड है इसलिए मैंने आरबीआई को इंसर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। मगर यहाँ पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक। हर देश की जो रिजर्व बैंक होती है वो इसको बनाने का काम करती है। इंडिया रिलेटेड आरबीआई ये काम करती है। नेक्स्ट 9th वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रिपेयर्ड इन बीपीएम6 बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 फॉर्मेट। अब बीपीएम6 जो है ये एक फॉर्मेट है जिस प्रकार से बैलेंस शीट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया जाता है। अलग अलग एक्ट की तरह, अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का के तहत अगर बैलेंस शीट बनानी है तो एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म में ही हमें उस बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से जो बीओपी बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है वो एक फॉर्मेट के थ्रू बनाया जाता है। वो फॉर्मेट है BPM6 फॉर्मेट। इट इज प्रिपेयर्ड इन BPM6 फॉर्मेट। ओके, IMF provides standards for it in BPM। अब जो IMF जो है ये क्या है? IMF एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रेजेंट करती है, ताकि उस फॉर्मेट को देखकर हर एक कंट्री अपना अपना बीओपी स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। IMF इंटरनेशनल लेवल पर एक फॉर्मेट बनाती है बीओपी रिलेटेड, उसी फॉर्मेट को कहा जाता है BPM6 फॉर्मेट। अब यहाँ पे BPM1 से लेके 6 तक अभी जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो है BPM6। यहाँ पे 6 का मीनिंग जो है वो एडिशन होता है। एडिशन मींस मान लो कि BPM1, BPM2, BPM3 मींस यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने के बाद न्यू एडिशन,
न्यू एडिशन जब प्रेजेंट करता है IMF, तो उसके साथ उस एडिशन का नंबर भी दे देता है। तो अभी तक 1 से लेके 6 तक एडिशन जो है IMF ने बनाया है इस BOP को प्रिपेयर करने के लिए, फॉर्मेट के लिए। तो समझने वाली बात यह है कि BOP किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, तो उसका आंसर है BPM6 फॉर्मेट में। BPM6 फॉर्मेट कौन क्रिएट करता है, कौन बना के देता है, तो उसका आंसर है IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या काम करता है? ये BOP रिलेटेड जो कुछ यदि किसी कंट्री को कुछ कंफ्यूजन है, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना है, कैसे ट्रांसलेट को रिकॉर्ड करना है, यदि किसी कंट्री को कंफ्यूजन होता है, तब इस इंस्टीट्यूशन मींस IMF के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट उस कंट्री को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू रिकॉर्ड BOP ट्रांजैक्शंस। ओके, तो BOP ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर कंट्री को हेल्प करने का काम करते हैं। BPM6 मींस, अब BPM6 का फुल फॉर्म क्या है? BPM6 का फुल फॉर्म जस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 नहीं है, इसका फुल फॉर्म इससे भी अधिक है। अब इसको ज्यादा अधिकतर लोग नहीं BPM6 का अधिकतर लोग क्या करते हैं? जस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 ऐसा ही इसका फुल फॉर्म है, ऐसा मानते हैं, मगर इसका फुल फॉर्म ऐसा नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल एडिशन 6। BPM6 का फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल एडिशन 6 ऐसा है। ओके, आपको MCQ में इतना लंबा चौड़ा फुल फॉर्म तो पूछा नहीं जाएगा, मगर आप इसको याद रखना कि BPM6 का फुल फॉर्म क्या है। ओके, BOT में भी इक्वल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। BOP कैसे हो सकता है? फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है, या बैलेंस्ड इसको हम कहेंगे, या इक्विलिब्रियम हम इसको कहेंगे। BOT जैसे तीन सिचुएशन है यहाँ पे BOT के बारे में। BOT मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड, और BOP ऑलवेज इक्वल। BOP ऑलवेज इक्वल क्यों होता है? मैंने अभी कहा था कि ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर होने के कारण, जैसे कि बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल होती है, उसी प्रकार से BOP की दोनों साइड CR/DR साइड भी इक्वल होती है। इसलिए BOP ऑलवेज बैलेंस्ड होता है। BOP ऑलवेज कैसे होता है? इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होता है। ये इतने 13 जो फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, इनको याद रखना। इनके बेस पर ही आपको MCQ पूछा जा सकता है, तो इनको रीड कर देना, इनको याद रख करना MCQ के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जाएंगे, जिसका टाइटल है BOT मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसको समझने के लिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर फोकस करो। मैं यहाँ से ये जो पैराग्राफ यहाँ पे मैंने शो किया है, उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। BOT, दी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ विजिबल गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। अब इसमें समझने की बात यह है कि BOT में जस्ट विजिबल मींस जो आपको दिखता है, इनविजिबल गुड्स मींस सर्विसेज होता है, मगर विजिबल गुड्स क्या होती है? जो आपको दिखता है, आपके आंखों को जो चीजें दिखती है, उन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ओके, अब जो दिखने वाली चीज होती है, उनको उनका अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, तो उनका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखा जाता है, उसी अकाउंट को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस। ओके, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जस्ट विजिबल गुड्स एंड विजिबल गुड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। It is the net difference between total export and imports. BOT क्या होता है? जिस प्रकार से ट्रेड अकाउंट आप बनाते हो, ट्रेड अकाउंट में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम होता है ट्रेड अकाउंट में। ओके, उसी प्रकार से BOT में क्या होता है?
विजिबल गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बीओटी कहा जाता है। जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में डीआर साइड और सीआर साइड का डिफरेंस गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जैसे आता है, उन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसी प्रकार से बीओटी में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहेंगे बीओटी, मींस टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट में जो डिफरेंस आता है उसी को हम कहेंगे फेवरेबल बीओटी या अनफेवरेबल बीओटी। यदि ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी और जीएल अगर जीरो आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड ट्रेडिंग अकाउंट। उसी प्रकार से बीओटी कभी कभी बहुत रेयरली बैलेंस्ड होता है, मगर इसकी 3 सिचुएशंस आपको याद करनी पड़ेगी। बीओटी किस फॉर्म में हो सकता है, फेवरेबल फॉर्म में, मींस अनफेवरेबल फॉर्म में, या बैलेंस्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, इट मे बी इक्वल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इन नेचर, जो अभी मैंने कहा था। When the value of export of a country is greater than the value of imports, it is said that the BOT of a country is favorable. अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लेना। जब आप, मैं इसका एक एग्जांपल दे दूंगा। मान लो कि आप एक इंडिया के रेसिडेंट हो और आप किसी चाइना के पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो। आपने क्या किया, 1000 रुपए का गुड्स जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, 1000 रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपका ये 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया। मान लो कि मैंने एक अमेरिकन व्यक्ति से 500 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, 500 रुपए के गुड्स मैंने अमेरिका से इंडिया में इंपोर्ट किए हैं। तो आपने कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया था, 1000 रुपए का। मैंने कितने रुपए का इंपोर्ट किया है, 500 रुपए का। तो मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस, सॉरी, तो इस एग्जांपल में डिफरेंस कितना है, आपने कितना एक्सपोर्ट किया था, 1000 रुपए का, मैंने कितने रुपए का इंपोर्ट किया है, 500 रुपए का। तो मेन डिफरेंस क्या है, 500 रुपए। ओके, 500 ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, अपने कंट्री के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल। आपने एक्सपोर्ट अधिक की, मैंने इंपोर्ट कम की। तो एक्सपोर्ट यदि अधिक होती है इंपोर्ट की तुलना में तो वो बीओटी कहलाएगा फेवरेबल। अगर इसके विपरीत सिचुएशन आती है, मान लो कि मैंने चाइना के एक आदमी से 5000 रुपए के गुड्स इंपोर्ट किए हैं और आपने एक अमेरिकन आदमी को जस्ट 1000 रुपए का एक्सपोर्ट किया है। मैंने तो 5000 रुपए का इंपोर्ट किया था, मगर आपने 1000 रुपए का एक्सपोर्ट किया है अमेरिकन को। तो इस ट्रांजेक्शन में डिफरेंस कितना है, मैंने 5 का इंपोर्ट किया है और आपने 1000 का एक्सपोर्ट किया है। तो 5 में से 1 मींस माइनस 4000 रुपए जो डिफरेंस आता है उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल बीओटी, 4000 रुपए मींस माइनस में तो ये आया। यहाँ पे इस सेकंड वाले सिचुएशन में क्या हुआ है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। मगर पहले वाले सिचुएशन में क्या था, एक्सपोर्ट ज्यादा थी इंपोर्ट कम था। तो एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होती है तब वो बीओटी कहलाएगा फेवरेबल। मगर दूसरे सिचुएशन में यदि इंपोर्ट अधिक होती है और एक्सपोर्ट कम होती है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है अनफेवरेबल बीओटी। अगर तीसरी सिचुएशन क्या आती है, मान लो कि आपने किसी अमेरिकन को 500 रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट किया है और मैंने किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ 500 रुपए का एक्सपोर्ट किया है। आपने 500 रुपए इंपोर्ट किए हैं और मैंने 500 रुपए का गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किए। अब दोनों का ट्रांजेक्शन 500 रुपए का ही है। अब यहाँ पे डिफरेंस तो जीरो आएगा, तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा बैलेंस्ड बीओटी, बैलेंस्ड बीओटी। ठीक है, अब ये सिचुएशन याद रखना।
वही मैंने यहाँ पे लिखी है, when the value of export of a country is greater than the value of imports, it is said that the BOT of the country is favorable. अब इसके रिवर्स वाली सिचुएशन क्या है? When the value of export of a country is less than the value of imports, it is said that the BOT of the country is unfavorable. ओके, जो एग्जांपल हमने अभी देखा था उसी की बेस पर ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे इनपुट किया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज एन पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। इट इज एन पार्ट ऑफ करंट अकाउंट मींस बीओटी क्या है? करंट अकाउंट का एक पार्ट है। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बीओटी। सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन इस बीओटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बीओटी में जस्ट विजिबल गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसको मींस सर्विसेज और बीओटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। सर्विसेज का रिलेशन किसके साथ होता है? सर्विसेज का रिलेशन होता है करंट अकाउंट के साथ। ओके, तो इसलिए ये सेंटेंस हमने यहाँ पे जानबूझकर मैंने यहाँ पे इनपुट किया है, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बीओटी, क्योंकि एमसीक्यू आपको यही पूछा जाएगा कि बीओटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। बीओटी में गुड्स इंक्लूड होते हैं या सर्विसेज इंक्लूड होते हैं? तो आपको आंसर देना है जस्ट गुड्स, वो भी विजिबल गुड्स। ओके, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। अब इस डिफरेंस को समझने एक्सप्लेनेशन के बाद इन दोनों में एग्जैक्ट क्या अंतर है ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में हमें ये पॉइंट कवर करना होगा। तो एक कॉलम में मैंने बीओटी मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड को वाले कंटेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है और दूसरे वाले कॉलम में बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स बीओटी में है और 7 पॉइंट्स बीओपी में है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट जो है, बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल गुड्स। क्या है? बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल गुड्स। ये बीओटी रिलेटेड है। अगर इसके अगेंस्ट जब आप बीओपी को देखोगे, बीओपी इंक्लूड्स विजिबल गुड्स प्लस इनविजिबल सर्विसेज प्लस कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस प्लस फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ये सभी इंक्लूड होता है बीओपी में। मगर बीओटी का जब आप विचार करते हो तब इसमें जस्ट विजिबल गुड्स ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, BOT is a part of current account. It is a part of CM is BOT is a part of current account. Okay, इसके अगेंस्ट जब आप BOP को देखोगे तब BOT means balance of trade, CA current account, KA capital account, FA financial account. These are the part of BOP. Okay, इन सब को मिलाकर BOP होता है, मगर बीओटी एक जस्ट सिंगल पार्ट है करंट अकाउंट का। ओके, बीओटी में बी फेवरेबल प्लस, फेवरेबल मींस प्लस का साइन मैंने यहाँ पे दिया है मींस फेवरेबल, माइनस का साइन मींस अनफेवरेबल और इक्वल टू का साइन मींस क्या है? बैलेंस्ड। तो बीओटी में बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस्ड इन नेचर। मगर जब हम बीओपी को देखेंगे, BOP always in balanced form means is equal to form में होता है। ओके, नेक्स्ट जो कंटेंट है, BOT has limited scope। BOT का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, मगर इसके अगेंस्ट जब आप BOP को देखोगे it has wider scope। ओके, तो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कल कंटिन्यू करेंगे।